मेरे सम्मानित दर्शकगण, अब मैं एडवोकेट के.वी. सिंह इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के बारे में स्पष्ट करूंगा। पूरा वर्णन आप सुने और इसका गंभीरता से अध्ययन करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। ये धारा गैंग रेप से संबंधित है। इस धारा के तहत जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर या एक समान इरादे से किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं तो वे सभी दोषी माने जाते हैं। धारा 70 की दो उपधाराएं BNS 70(1), इसमें यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर सामान्य इरादे से किसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं तो सभी को दोषी माना जाएगा, चाहे कोई प्रत्यक्ष रूप से बलात्कार में शामिल हो या किसी तरह से सहयोगी हो। BNS 70(2), इसके दूसरी जो उपधारा है वो 70(2) है। यदि ये इसकी परिभाषा ये है, यदि यह अपराध 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ किया जाता है तो इसमें शामिल सभी व्यक्ति आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा के दोषी ठहराए जाते हैं। इस धारा के तहत यह धारा गैर जमानती होती है यदि इसमें आरोपी को जमानत नहीं मिलती है। सजा के प्रावधान में कम से कम 20 साल की कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास और नाबालिग पीड़िता के मामले में मृत्यु दंड भी शामिल है। इस धारा का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को रोकना और अपराधियों को कठोर सजा देकर न्याय सुनिश्चित करना है। सामूहिक बलात्कार में शामिल व्यक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से वारदात में हो या इसकी योजना बनाने या सहयोग करने में सभी को समान रूप से दोषी माना जाता है। संक्षेप में BNS की धारा 70 सामूहिक बलात्कार के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान है जो दोषियों को कड़ी सजा देता है, खासकर जब पीड़िता नाबालिग हो। इस प्रकार आपने ये देखा कि धारा 70 बहुत ही कठिन धारा है। इसमें अगर अदालत को पक्के सबूत मिल जाते हैं तो नाबालिग पीड़िता है उसके संबंध में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। क्या इस धारा में जमानत संभव है और शर्तें क्या हैं, ये भी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के अंतर्गत जो सामूहिक बलात्कार का अपराध होता है वह एक गैर जमानती अपराध माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस धारा में आरोपी को जमानत मिलना अत्यंत कठिन होता है और इसका मतलब है कि आमतौर पर जमानत केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। जमानत मिलने की संभावित शर्तें इस प्रकार हैं। यदि अदालत को यह ठोस कारण ज्ञात होता है कि आरोपी पर लगे आरोप में कोई सच्चाई नहीं है और आरोपी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तभी जमानत पर विचार हो सकता है। इस प्रकार के अपराधों में किसी प्रकार का समझौता संभव नहीं होता। अदालत जमानत तब भी दे सकती है जब अभियोजन पक्ष का आरोप सिद्ध करने में सक्षम न हो और साक्ष्य कमजोर या अप्रमाणित हो। जमानत मिलने पर अभियुक्त को अक्सर कुछ शर्तें माननी होती हैं, जैसे पुलिस के सामने नियमित पेशी, थाना क्षेत्र को न छोड़ना, पीड़िता या गवाह से संपर्क न करना और जांच में हस्तक्षेप न करना। इसलिए धारा 70 के तहत जमानत संभव तो है, लेकिन ये बहुत संकुचित और कड़े न्यायिक विवेक के अधीन होती है। साधारण मामलों में इसे गैर जमानती अपराध माना जाता है और जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार आपने देखा कि ये गैर जमानती धारा है, इसमें जमानत मिलना बहुत ही कठिन होता है। जमानत के लिए सबूत कमजोरी साबित करने के मानक ये हैं। अदालत को प्रथम दृष्टया यह विश्वास हो अभियुक्त के खिलाफ आरोप सशक्त नहीं है या अभियुक्त निर्दोष होने की संभावना अधिक है। इसके लिए निम्न स्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य न होना या दावे को सही ठहराने के लिए कमजोर सबूत होना। नंबर 2, गवाहों या सबूतों में विरोधाभास होना जिससे आरोपी की विश्वसनीयता पर संदेह हो। नंबर 3, अभियुक्त द्वारा आरोपों से साफ इनकार और संदिग्धता के लिए तार्किक कारण प्रस्तुत करना। कानूनी
प्रक्रिया के दौरान ऐसा तथ्य सामने आना जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी या आरोप का आधार दिया संदिग्ध हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि जमानत देने में बहुत सख्त शर्तें लगाना उचित नहीं है, लेकिन मामले की गंभीरता, सबूतों की गुणवत्ता और आरोपी के व्यवहार जैसे फरार होने का खतरा या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखकर जमानत दी जाती है। संक्षेप में, जमानत के लिए कमजोर सबूत साबित करना मजबूत मतलब है कि अदालत प्रथम दृष्टया भरोसा करे कि अभियुक्त के खिलाफ मामला कमजोर है और अभियुक्त को सुनवाई के दौरान दोषी मानना उचित नहीं होगा। इस आधार पर अदालत जमानत की अनुमति पर विचार कर सकती है, लेकिन गंभीर अपराधों में विशेष सावधानी बरती जाती है ताकि न्याय प्रभावित न हो। अब मैं आपको बताऊंगा सबूत कमजोर होने का प्रमाण संकलित करने के लिए निम्न महत्वपूर्ण विधियां और मानक अपनाए जाते हैं। नंबर 1, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का संकलन। घटना से संबंधित सभी परिस्थितियों को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। घटनाओं का मुख्य तथ्य से निकट संबंध होना आवश्यक होता है। इसमें घटना स्थल, गवाहों के बयान, घटनाक्रम की तार्किकता शामिल होती है। नंबर 2, प्राथमिक और गौण साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य जैसे कि मूल दस्तावेजों को सर्वोत्तम माना जाता है और न्यायालय में अधिक भरोसेमंद होता है। गौण साक्ष्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां द्वितीयक स्रोत होते हैं जिन्हें न्यायालय कुछ संदिग्ध दृष्टि से देखता है। नंबर 3, साक्ष्य की जांच और प्रामाणिकता। न्यायाधीश यह तय करता है कि प्रस्तुत सबूत वैध, प्रामाणिक और मामले से संबंधित हैं या नहीं। झूठे या नकली सबूत को कोर्ट अस्वीकार कर सकता है और झूठी गवाही देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। गवाहों के विश्वसनीय बयानों और साक्ष्यों के बीच विरोधाभास कम होने चाहिए। नंबर 4, औपचारिक तर्क और सांख्यिकी साक्ष्य। मजबूत प्रमाण के लिए सांख्यिकी और औपचारिक तर्कों का उपयोग किया जाता है जो तथ्यात्मक और प्रमाणित होते हैं। एक तर्क तभी मजबूत माना जाता है जब उसके विरुद्ध दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा गया हो। नंबर 5, सबूत का मानक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। सामान्यतः संभावनाओं के संतुलन के आधार पर यह तय किया जाता है कि सबूत मजबूत हैं या कमजोर। इसका अर्थ है स्थिति के आधार पर तथ्य के होने की संभावना उसके न होने से अधिक हो। इस प्रकार प्रामाणिक प्रमाण के लिए साक्ष्य का व्यवस्थित, विश्वसनीय और तथ्यात्मक संकलन अत्यंत आवश्यक हो, जिसमें प्राथमिक साक्ष्य का महत्व सर्वोच्च होता है एवं सभी साक्ष्यों की एकाग्रता और पारदर्शिता पर केंद्रित होता है। झूठे साक्ष्यों से बचने और गवाहों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कानूनी प्रक्रिया कठोर होती है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 70 जो गैंगरेप की धारा है, ये भी बहुत कठिन धारा है और इसमें जो है सजा भी आजीवन कारावास तक की होती है। इस प्रकार आपने देखा कि और इसमें अगर नाबालिग है पीड़िता, तो अगर सबूत बैठ जाते हैं तो जितने भी आरोपी हैं 3 या 4 या 2 सबको मृत्युदंड भी हो सकता है। इसलिए ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं अगली धारा 71 के संबंध में अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें न करें, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल के हर वीडियो को देखें, क्योंकि ये ज्ञान है, कानून का ज्ञान है और कानून का ज्ञान अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो निर्भीक बनता है और ऐसे अपराधों से बचता है जो उसके साथी या उसके कोई और
मित्रवत लोग उसमें शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का उचित प्रयोग करना चाहिए कि किस तरह का अपराध ये हो सकता है, इसमें जिंदगी दांव पर लग सकती है। इसलिए आप लोग पूरा ज्ञान प्राप्त करें इस संबंध में, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाकर कोई पैसा कमाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। चाहे वो वीडियो 1 साल में ख़त्म हो, CRPC, IPC, BNS, BNSS, ये चारों जो कानून हैं उनको मैं लगातार पूरा करूँगा, चाहे उसमें व्यूज़ आएँ ना आएँ, सब्सक्राइबर बढ़ें न बढ़ें। लेकिन मैं अपील करता हूँ, जो कानून के जानकार हैं, कानून में रुचि रखते हैं, कानून की जो चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन कानून के बारे में रुचि रखते हैं, तो वो भारत के नागरिक हैं और उनको कानूनों को जानना चाहिए। धन्यवाद।